हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के सिलेबस के अनुसार में जो प्रथम प्रश्न पत्र है सांख्य योग, उस पर कुछ बातें कर रहा था। और हमने पिछली क्लास में सांख्य दर्शन में प्रमाण विचार, प्रमाण मीमांसा ये लिया और काफ़ी कुछ उसमें देखने समझने का प्रयास किया। एक परिभाषा हमने प्रमाण मीमांसा की दी थी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य अध्यवसाय ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसा हमने कहा। और उसमें जो मुख्य बात थी ध्यान देने की, समझने की, वो ये थी कि सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष की जो प्रक्रिया है उसमें इंद्रियां तो मुख्य हैं ही हैं, परंतु इंद्रियों के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार तक, और फिर अपन ने देखा कि विज्ञान भिक्षु जैसे दार्शनिक जो हैं आत्मा तक को उसमें शामिल करते हैं। सर्वप्रथम बाह्य पदार्थ का इंद्रियों से सन्निकर्ष होता है, तत्पश्चात इंद्रियां उस विषय को मन के माध्यम से बुद्धि तक पहुंचाती है, बुद्धि निश्चय करती है। अध्यवसाय जो शब्द है, अध्यवसाय जो शब्द है वो बुद्धि के लिए है कि बुद्धि निश्चय करती है। और फिर वाचस्पति मिश्र ने, चूंकि बुद्धि जड़ है, मैंने समझाया था आपको कि सांख्य दर्शन में दो मूल तत्व हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। तो जो प्रकृति है वो जड़ है स्वरूप से, जड़ होने के कारण, प्रकृति स्वरूप से जड़ होने के कारण अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं वो भी जड़ हैं। इसमें बुद्धि, सांख्य की भाषा में बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जड़ है, तो बुद्धि में भी अपना प्रकाश नहीं है। लेकिन चूंकि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक तत्व में तीन गुण हैं, सत, रज और तम, और बुद्धि में सत्व गुण की प्राधान्यता होने के कारण बुद्धि दर्पण की तरह है, और इसलिए पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है। तत्पश्चात बुद्धि भी चैतन्यवत हो उठती है, ऐसा कहा था वाचस्पति मिश्र ने, और इसलिए बुद्धि अध्यवसाय करने में सक्षम और समर्थ होती है। लेकिन विज्ञान भिक्षु इससे भिन्न एक बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धि में पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने के बाद विषय का जो आकार ग्रहण करती है बुद्धि, चित्तवृत्ति, वो विषय पुनः आत्मा में प्रतिबिंबित होता है। यहां तक की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष को दो भागों में बांटा गया, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। अब पहला पढ़ते हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन यदि मान लो पूछे जाए आपसे तो ये पूछा जा सकता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष, इंद्रिय का जब विषय के साथ संयोग होता है और उसके बाद विषय की जो अनुभूति होती है, आलोचना होती है, आलोचन अनुभूति होती है, उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। इसको साधारण भाषा में आप यूं कहिए कि इंद्रियों का विषय के साथ प्रथम सन्निकर्ष होना। इसकी विशिष्टता क्या है निर्विकल्प प्रत्यक्ष की, कि इसे इस प्रत्यक्ष में हमें विषय की प्रकारता का ज्ञान नहीं होता, उसकी केवल प्रतीति होती है। यानी विषय के रूप, गुण, धर्म, लक्षण, स्वरूप आदि हम समझ नहीं पाते, केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कोई विषय है, निर्विकल्प, बिना विकल्पों के। ये प्रथम अनुभूति है। जब ज्ञान की यह प्रत्यक्ष की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो फिर सविकल्प प्रत्यक्ष होता है। तो जब मन इस दूसरे स्तर पर आके, मन जब विश्लेषण, संश्लेषण
और रूप निर्धारण की प्रक्रिया में होता है। जो विषय प्रथम अनुभूति के बाद मन तक पहुंचता है, और मन जब उस विषय पर संश्लेषण विश्लेषण करता है, उसका रूप निर्धारण करता है, वस्तु के गुण रूप रंग आकार ज्ञान आदि का जब उसको प्रत्यक्ष हो जाता है, ये निर्धारण हो जाता है, तब वह सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। यहाँ चूंकि भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रत्यक्ष पर सर्वाधिक विस्तार से जो चर्चा की गई है वो न्याय दर्शन में की गई है, और चूंकि न्याय दर्शन ज्ञान मीमांसा उदाहरण ही है, प्रमाणों पर ही बात करता है, वो एक तर्क शास्त्र के माफिक है, इसलिए हम न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष की सांख्य के प्रत्यक्ष से छोटी सी तुलना करते हैं। न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने दिया, और उन्होंने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा दी थी वो थी इंद्रिय तथा विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष जो अव्यभिचारी है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। अव्यभिचारी का मतलब है दोष रहित, कि इंद्रिय और विषय, जैसे शाम के समय हल्का सा अंधेरा हो और हमारे घर के कोने में कहीं कोई एक रस्सी टेढ़ी मेढ़ी सी पड़ी दिखाई दे और हम उस रस्सी को सर्प समझ लें, तो ये दोष रहित है, दोष सहित है, सॉरी, क्योंकि वहां पर्याप्त प्रकाश नहीं है, ये दोष है वहां पर, इसलिए हम रस्सी को सर्प समझते हैं, तो वो अव्यभिचारी नहीं है। तो अव्यभिचारी का मतलब होता है कि हमारी इंद्रियां भी ठीक ढंग से काम कर रही हो, पर्याप्त दूरी भी हो, पर्याप्त प्रकाश भी हो, तो फिर इंद्रियों के साथ विषय का सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। यहां देखिए बुद्धि की कोई चर्चा नहीं हुई, सांख्य में हुई है, लेकिन न्याय दर्शन बुद्धि की चर्चा न करने के बावजूद भी प्रत्यक्ष को और विस्तार से समझाता है। लौकिक और अलौकिक ऐसे दो भेदभाव करता है, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे। लौकिक प्रत्यक्ष में फिर बाह्य और मानस, और अलौकिक प्रत्यक्ष में ज्ञान लक्षण, योगज लक्षण और सामान्य लक्षण, ये विभाजन किए गए थे। ज्ञान लक्षण का बताया गया था वहां अर्थ कि एक इंद्रिय के विषय का ज्ञान दूसरी इंद्रिय से होना, और योगज लक्षण में योगी के द्वारा योग बल से वस्तुओं को जान लेना, और सामान्य लक्षण में एक सामान्य विशिष्टताओं के आधार पर, जैसे एक मनुष्य के बारे में हम जानते हैं कि वह मरणशील है, तो ये मरणशीलता जिसने जन्म लिया वो सबके साथ लागू होती है, तो एक मनुष्य की मरणशीलता को जानकर सभी के बारे में भी जान लेना, ये अलौकिक प्रत्यक्ष में आता है। न्याय दर्शन में निर्विकल्प सविकल्प भेद को भी स्वीकार किया है, और वो भेद लगभग वैसा ही है। लेकिन मुख्य बात जो अपन यहाँ करने वाले हैं कि सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया अन्य दार्शनिकों से पूरी तरह अलग है। कारण अभी हमने न्याय की बात की, और न्याय दर्शन में हमने देखा कि न्याय दर्शन इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष को ही पर्याप्त मानता है, लेकिन सांख्य दर्शन में 13 करण प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में शामिल है। मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सारे के सारे प्रत्यक्ष ज्ञान में सहयोगी है। इंद्रियां तो विषय को प्रथम अनुभव करती है, उसके बाद मन और अहंकार और बुद्धि तक वो ज्ञान पहुंचता है। और अपन ने देखा जैसे वाचस्पति मिश्र की बात को आगे विज्ञान भिक्षु ने बढ़ाते हुए कहा था, विज्ञान भिक्षु तो इसको आत्मा तक भी ले जाता है। एक उदाहरण से आप बात को समझ सकते हैं कि जैसे रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान, रूप का मतलब है किसी भी वस्तु का आकार, रूप, स्वरूप, फॉर्म। रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में चैतन्य से प्रतिबिंबित बुद्धि, बुद्धि चूंकि चैतन्य का मतलब है पुरुष का चैतन्य, अर्थात आत्मा का चैतन्य। अब ये थोड़ा सा आपको बार बार मैं वो जो है स्मृति में लाता हूँ कि सांख्य दर्शन में 2 मूल तत्व मानेंगे, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, लेकिन प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पदार्थ में सत, रज, तम 3 तत्व हैं, और इन तीनों में से कोई एक ज्यादा होता है, बाकी 2 गुण होते हैं। तो बुद्धि में सत्व ज्यादा है, सत्व होने के कारण बुद्धि हल्की है, लघु है, विषय को ग्रहण करने में सक्षम है, प्रसन्नचित्त रहने वाली है और दर्पण की माफिक है। इसलिए पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है, तो उससे वो प्रतिबिंबित हो जाती है। तो रूप का यानी किसी वस्तु के रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में चैतन्य से प्रतिबिंबित बुद्धि अहंकार को
फिर मन को साथ में लेकर चक्षु मानी आंख ज्ञानेंद्रिय के जरिए उस रूप को ग्रहण करती है, यानी बुद्धि भी है, अहंकार भी है और मन भी है, और फिर इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती है। तो इस प्रक्रिया में फिर बुद्धि रूपाकार हो जाती है, यानी वही रूप बुद्धि ग्रहण कर लेती है, बुद्धि पर वही रूप आरोपित हो जाता है। तो चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार, इसको चित्त कहा गया है। यहाँ तक आकर ज्ञान की प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष जो है वो अन्य भारतीय दार्शनिकों से थोड़ा भिन्न है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां आंख नाक कान जीव और त्वचा, जिसे हम बहिरेंद्रिय कहते हैं, वो सिर्फ द्वार का काम करती है। द्वार का मतलब है दरवाजा। फिर मन जो है वो संकल्प करने का काम करता है। संकल्प जब तक नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो विषय छूट जाएगा। अपन सामान्य भाषा में भी कहते हैं मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, यानी संकल्प नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है। तो ये मन लगना, ये इसको सामान्य भाषा में बोला है मैंने, संकल्प को इस रूप में कि मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, इसका मतलब है कि मन नहीं है, तो मन का होना जरूरी है। फिर अहंकार कि मैं ज्ञान प्राप्त करने वाला हूं, ऐसा भाव आना, और तब बुद्धि उस विषय का रूप निर्धारित कर लेती है, निश्चय हो जाता बुद्धि को। इस तरह प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में देखें तो सांख्य दर्शन में बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया गया, ना कि इंद्रियों को। जबकि न्याय दर्शन में इंद्रिय महत्वपूर्ण है, बुद्धि और मन आदि की वहां पर कोई चर्चा नहीं है। तो अभी ये वीडियो तो यहीं तक है। अगली वीडियो में हम दूसरा जो प्रमाण है सांख्य द्वारा माना गया वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान, हनुमान नहीं, मैं मजाक में भी कहता हूं, मैं बात कर रहा हूं अनुमान है ना। तो अगले वीडियो में मैं अनुमान प्रमाण पर चर्चा लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।